दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर से शुरू करते हैं। द्वितीय कर्म प्रकरणम। तो पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि नायक पराय स्त्री को वश में करने में कठिनाई का अनुभव करे या असमर्थ हो तो उसे द्वितीयों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस अध्याय में द्वितीय के प्रकारों, लक्षणों और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो या फिर रामायण, महाभारत, वेद पुराण को अगर आप पढ़ना चाहते हैं शुरुआत से तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम में पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। तो जो नायिका अपने हाव भावों को दिखा चुकी हो किंतु मिलने जुलने से कतराती हो अथवा अपूर्व नायिका हो अर्थात अपने हाव भावों को प्रकट ही नहीं करती हो तो उसे द्वितीय के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। मुख्य रूपों से द्वितीया तीन होती है, निस्वार्थ, परिमितार्थ और पत्रहारी। यह उनके सामान्य कर्म का उल्लेख करते हैं। द्वितीय को चाहिए कि वो शील स्वभाव से प्रवेश कर कपट आख्यानों, श्रृंगार आदि उपकरणों, लोक कथाओं, सरस कहानियों, पराई नारी से संबंध रखने वाले पर पुरुष की चर्चाएं तथा उस नायिका के रूप, ज्ञान, उदारता और शील आदि की प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करे। इस प्रकार मनोरंजन करके नायिका से कहे कि ये कैसे हो गया, तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर, सुशील एवं गुणवती रमणी को ऐसा कुरूप और गुणहीन पति कैसे मिला। इस प्रकार कहकर उसके प्रति द्वेष उत्पन्न करे और कहे कि हे सुंदरी, तुम्हारा ये पति तुम्हारा दास भी बनने लायक नहीं है। और द्वितीय नायिका से कहे कि तुम्हारा ये पति तो मंदवेग है, ईर्ष्यालु है। मंदवेग है मतलब काम की भावना कम है, ठीक है, संभोग कम करता है। मंदवेग का मतलब यही है। ईर्ष्यालु है, धूर्त है, मूर्ख है, कृतज्ञ है और भोग विलास करने में निरस और असमर्थ है। अस्थिर स्वभाव का है और इस प्रकार अन्य भी जो गुप्त दोष हो वो नायिका को यानी लड़की को बढ़ा चढ़ाकर कहे। जिस दोष से नायिका को उद्विग्न देखे उसे बार बार कहकर नायिका को पति के विमुख बना दे। यदि नायिका मृगी है तो पति पर सस होने का दोष न लगाए। इसी प्रकार बड़वा और हस्तिनी नायिका के संबंध में समझ लेना चाहिए। यदि नायिका मृगी है तो उसके पति पर सस होने का दोष न लगाए। इसी प्रकार नायिका के बड़वा या हस्तिनी होने पर उसके पति पर सस होने का दोष न लगाए। अब गोनिका पुत्र के मत को कहते हैं। आचार्य गोनिका पुत्र का कथन है कि विश्वस्त द्वितीय प्रथम बार परपुरुष से मिलने का साहस करने वाली और अपने गुप्त भावों को प्रकट न करने वाली नायिका में विश्वास उत्पन्न कर अपने घर बुलाए। चतुर्द्वितीय नायिका से नायक के उदार चरित्र, स्वभाव और काम कलाओं में निपुणता का वर्णन करें। द्वितीय यदि नायिका को अपने वश में तथा नायक के प्रति आसक्त देखे तो नायिका से इस प्रकार की बात करें। हे सुभगे, ये विचित्र बात सुनो। उच्च कुल का अमुक युवक नायक अमुक स्थान पर तुझे देखकर तुम्हारे लिए बेचैन है। वो बेचारा स्वभाव से बहुत कोमल है, शायद कभी भी किसी स्त्री पर ऐसा अनुरक्त नहीं हुआ है। ये असंभव नहीं। अब तुम्हें विरह में अपने प्राणों को ना गवा दे। अब तुम्हारे विरह में वो अपने प्राणों को ना गवा दे, व्याकुल होकर मर ना जाए। यदि नायिका इस विचित्र बात को ध्यान से सुने तो दूसरे दिन भी उसकी वाणी, मुख और आंखों से प्रसन्नता दिखाई दे तो फिर इसी प्रकार की बातों की चर्चा करें। यदि नायिका उसकी बातें सुनने में रुचि ले तो द्वितीय, अहल्या, अभिमारक, शकुंतला आदि की तथा अन्य स्त्री पुरुषों की ऐसी प्रेम कथाएं तथा तत्संबंधी लोक कथाएं सुनाएं। मतलब स्त्री को अहिल्या, अभिमारक और शकुंतला की कहानी उसको सुनाना चाहिए। उस समय वाल्मीकि रामायण था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण असली रामायण है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या की कहानी तो आप लोगों को पता ही होगा। मेरे वाल्मीकि रामायण के वीडियोस भी आप देख सकते हो। इंद्र अहिल्या के पास जाकर
बोल दिया था कि मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे पति के वेश में आई हूँ तुमसे संभोग करने के लिए। तो अहिल्या खुश हुई थी और इंद्र के साथ अपनी इच्छा से संभोग किया था। उसके बाद जब अहिल्या के पति आने वाला था तो अहिल्या ने कहा था, इंद्र अब तुम चले जाओ, अब मेरा पति आ गया है। लेकिन वो पकड़ा गया था और अहिल्या को श्री राम की रिस्पेक्ट और सपोर्ट भी मिला था, इसलिए अहिल्या को सती कहा जाता है। तो इस तरह की कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद शकुंतला की कहानी। द्वितीय नायिका से नायक की संभोग शक्ति, 64 काम कलाओं में निपुणता और उसके सुख सौभाग्य का बखान करे। यानी जो भी नायक शादीशुदा नायिका को अगर पाना चाहता है तो नायक को बीच में द्वितीय रखना चाहिए और उस द्वितीय द्वारा ये सब कहानी नायिका को सुनाना चाहिए। संभोग शक्ति, 64 काम कलाओं में निपुण है नायक, इस तरह की बातें करके इम्प्रेस करे। फिर नायक के झूठ या सही गुप्त प्रेम संबंधी कथाओं को नायिका से कहे। उस समय नायिका की चेष्टाओं और भाव भंगिमाओं को परखे कि नायिका की इच्छा क्या है, नायिका अगर चाहती है तो ही होगा। इस तरह की भाव भंगिया को उसके मुंह पे चेक करें। जिन चेष्टाओं से द्वितीय नायिका के मनोभावों को जान लेती है, अब उसी का वर्णन करते हैं। यदि द्वितीय की बातें नायिका को अच्छी लगती है तो वो उसे देखकर हंसती हुई बोलती है, अच्छे आसन पर बैठने के लिए कहती है। और द्वितीय से, तू कल कहाँ बैठी थी, कहाँ सोई थी, कहाँ खाना खाई थी, कल तुम वहाँ क्या करती रही और कहाँ से कहाँ क्या किया इत्यादि बातें पूछती है। एकांत में अपने को दिखाती है, उसके बारे में तरह तरह की बातें पूछती है। कुछ सोचती हुई दीर्घ ऊंची ऊंची सांसें लेती है और जम्बाई भरती है। द्वितीय को उपहार देती है, अभिष्ट अवसरों पर और उत्सवों पर उसे बुलाती है। फिर आने की शर्त कर वो विदा करती है। जब द्वितीय पुनः उससे मिलती है तो कहती है कि अरे सत्यवादिनी, तुम तो बड़ी सज्जन बनती हो तो इतनी अशोभन बातें क्यों करती हो। वो नायक की धूर्तता, चंचलता और अन्य स्त्रियों में आसक्त होने के दोषों को बताती है। पूर्व में नायक के देखने की बात और बातचीत लज्जा से स्वयं ना कहती हुई द्वितीय से कहलवाना चाहती है। द्वितीय के नायक की मनोकामना की बातें कहे जाने पर वो नायिका तिरस्कार पूर्वक हंस देती है, किंतु वाणी से उसका प्रतिपादन नहीं करती। इस प्रकार नायिका की चेष्टाओं को देखकर नायक को क्या करना चाहिए, इस बात को कहते हैं। इस प्रकार द्वितीय नायिका की भाव भंगिमा और चेष्टाओं को देखकर नायक के नायिका के साथ हुए पूर्व संबंधों को कहकर नायक के प्रति अनुरक्त करे। जो नायिका नायक से अपरिचित हो तो द्वितीय नायक के गुणों का बखान कर तथा प्रेम कहानियाँ सुनाकर नायिका को नायक के प्रति आकृष्ट करें। इस विषय में आचार्य के मतभेद का निरूपण करते हैं। आचार्य औद्दलिकी का मत है कि यदि नायिका नायक से परिचित ना हो और नायिका चेष्टाओं और भाव भंगियाओं को प्रदर्शित ना की हो तो द्वितीय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाभ्रव्य आचार्य का कथन है कि नायक नायिका के अपरिचित होने पर भी यदि प्रथम दर्शन के समय भाव भंगिमाओं एवं चेष्टाओं को प्रदर्शित किए हो तो द्वितीय का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य गोनिका पुत्र का मत है कि यदि नायक नायिका का परस्पर परिचय हो और भाव भंगिमाओं एवं चेष्टाओं द्वारा प्रेम भाव को प्रदर्शित न भी किए हो तो भी द्वितीय का प्रयोग किया जा सकता है। आचार्य वात्स्यायन का मत है कि यदि नायक नायिका का परस्पर परिचय भी न भी हो और न संकेतों द्वारा अपना प्रेम सूचक भाव प्रकट किया हो तो भी द्वितीय के विश्वास पर द्वितीय का प्रयोग किया जा सकता है। नायक नायिका के परस्पर अपरिचित होने पर भी द्वितीय नायक द्वारा भेजे हुए पान, केसर, माला, अंगूठी, सुंदर वस्त्र आदि सुंदर उपहारों को नायिका को दिखाए। उन वस्तुओं पर नायक के नक्श, दंतशत आदि चिन्ह बने हुए हों। वस्त्रों पर कुमकुम एवं और केसर के अंजलि चिन्ह थापे बने हों। पत्तों को काटकर बनाए गए नाना प्रकार के अभिप्रायों को प्रकट करने वाले चिन्ह को दिखाए। कर्ण पत्र और आपेट के भीतर प्रेम पत्र रखकर भेजना चाहिए। इन उपहारों एवं लेखों पर अपने मनोभावों अभिप्राय को प्रकट करें। द्वितीय नायक को भी इस प्रकार के प्रेम उपहार प्रतिपादन भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। इस प्रकार परस्पर
प्रेम उपहार प्रतिपादन द्वारा दोनों में प्रेम एवं विश्वास उत्पन्न कर द्युति समागम करा दे। बाबब्रिय मतानुयायी आचार्य का मत है कि वो प्रथम संभोग या समागम तो देव पूजन तथा देव यात्रा में जाते समय, उद्यान क्रीड़ा के समय, जल में स्नान करते समय, विवाह के अवसर पर, यज्ञादि उत्सवों पर, मृत्यु आदि वैष्णव में अग्नि लगने के अवसर पर, चोरों को पकड़ते समय, राज्य परिवर्तन के समय, नाटक आदि देखने के अवसर पर, उन अवसरों पर होता है। आचार्य गोनिका पुत्र का कथन है कि सखियों, भिक्षुकियों, सन्यासिनियों और तपस्विनियों के घरों पर प्रथम समागम सरलता से हो सकता है। आचार्य वत्स्यायन का मत है कि नायिका के घर में ही आने जाने का मार्ग सुविदित होने पर आपत्ति काल में प्रतिकार सोचकर अनियत काल में ये राज किसी को मालूम न हो प्रवेश और निष्क्रमण आना जाना करना ठीक है। इस प्रकार नायिका के घर में ही नित्य प्रति सरलता से समागम हो सकता है। द्युति के सामान्य कर्म को कहकर अब उनका भेद प्रतिपादित करते हैं। आचार्य वत्स्यायन ने द्युति के 8 भेद गिनाए हैं। निश्चिष्टार्थ, परिमितार्थ, पत्रहारी, स्वयं द्युति, मूढ़ द्युति, भार्या द्युति, मुख द्युति और बाद द्युति। निश्चिष्टार्थी द्युति के लक्षण: जो द्युति नायक और नायिका के अभिष्ट प्रयोजनों को जानकर अपनी बुद्धि से कार्य संपन्न कर लेती है उसे निश्चिष्टार्थ द्युति कहते हैं। ये द्युति नायक नायिका के परस्पर परिचित होने पर और प्रेम वार्ता हो चुकी हो उन्हीं का कार्य करती है। चतुर्द्युति नायक नायिका के परस्पर परिचय होने पर किंतु बातचीत न होने पर भी मिलाने का कार्य करती है। कभी कभी परिचित एवं बातचीत न होने पर भी द्युति स्वेच्छा से कौतुकवश समान रूप, शील, स्वभाव, अवस्था वाले नायक नायिका को मिलाने का कार्य करती है। कोक ने रति रहस्य यानी संभोग के रहस्य में वात्स्यायनोक्त 8 प्रकार की द्युतियों का ही वर्णन किया है। रति रहस्य के अनुसार जो द्युति नायक नायिका में से किसी एक का अभिष्ट कार्य समझकर अपनी बुद्धि से कार्यभार को पूर्ण करती है उसे निश्चितार्थ द्युति कहते हैं। परिमितार्थ द्युति: जो द्युति नायक नायिका के परस्पर मिलन के एक अंश को जानकर शेष का संपादन स्वयं कर ले और उसे परिमितार्थ द्युति कहते हैं। जब नायक नायिका परस्पर एक दूसरे के संकेतों और चेष्टा को समझ चुके हो किंतु मिलन ना हो सका हो, उन्हें परस्पर मिलाने का काम परिमितार्थ द्युति करती है। पत्रहारी द्युति: जो द्युति नायक नायिका के संदेश मात्र एक दूसरे के पास पहुंचाती है उसे पत्रहारी द्युति कहते हैं। जो नायक नायिका अगाध प्रेम में बन गए हो और परस्पर मिल भी चुके हो तो उनके सहवास के लिए देश, स्थान, काल की व्यवस्था करती है। द्युति का मतलब दूत होता है, जो बीच में सपोर्ट करने वाला दोस्त है। जो द्युति किसी नायिका के द्वारा नायक के पास भेजी जाती है और नायक पर आसक्त होकर स्वयं नायक की नायिका बन जाती है उसे स्वयं द्युति कहते हैं। अपरिचित होते हुए भी सपने में आज तुम्हारे साथ मैंने संभोग किया था, अपने गोत्र स्खलन की निंदा करती है। मेरा दुर्भाग्य है कि आप मुझे ना बुलाकर अपनी भार्या को बुलाते हैं। यदि सुंदरी होती तो अवश्य बुलाते। इस प्रकार गोत्र स्खलन के बहाने उसकी भार्या के प्रति ईर्ष्या प्रकट करती है। वो अपने काम भाव को प्रकट करने के लिए नक्षत, दंतशत आदि चिन्हों को बनाकर कोई वस्तु उसे दे। आपको देने के लिए अर्थात आपके साथ विवाह करने के लिए पहले ही संकल्प किया था। इस प्रकार कहे, मुझ में और आपकी पत्नी में कौन अधिक सुंदरी है। इस प्रकार एकांत में मिलकर अनुयोग करे तो उसे स्वयं द्युति कहते हैं। यानी द्युति खुद ही नायक के प्रति आसक्त हो जाए काम करते करते तो स्वयं द्युति को देखने और संदेश लेने देने में एकांत होने चाहिए। जो द्युति नायक से संदेश लाने के बहाने अभिसंधि करके नायिका का संदेश सुनाने का उपक्रम करके नायक को साध लेती है और नायिका से विमुख करा देती है उसे भी स्वयं द्युति कहते हैं। यानी खुद ले लेती है नायक को और नायिका से विच्छेद करा देती है। इसी प्रकार जो पुरुष दूत किसी नायिका का संदेश लेकर नायक की प्रेमिका नायिका के पास जाता है और उसे नायक से विमुख कराकर स्वयं नायिका का प्रेम बन जाता है उसे स्वयं दूत कहते हैं। तो स्वयं द्युति और स्वयं दूत दोनों प्रकार के होते हैं। अगर कोई नायिका अगर नायक को पाना चाहता है तो वो स्वयं दूत भेजता है। ठीक है। मूढ़ द्युति: जो नायक की मुग्धा नायिका में विश्वास उत्पन्न करके बिना नियंत्रण के उसके हृदय में प्रवेश कर नायक की प्रेम चेष्टाएं पूछ ले
संभोग के नए नए आसन बताए, अभिप्राय को प्रकट करने वाली श्रृंगार रचना करे, पति से विद्वेष कराए, ऐसा करो जैसा मैं कहूँ इस प्रकार उसे सुनाए, स्वयं ही उसके अंगों पर नतशत दंतशत का चिन्ह अंकित कर दे, जिससे नायक के संभोग आह्वान का पता लग जाए, फिर उसके द्वारा नायक को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करे। इस प्रकार की द्युति को मूढ़ द्युति कहते हैं। इस प्रकार की नायिका के प्रणय प्रस्ताव का प्रत्युत्तर नायक अपनी पत्नी की चेष्टा द्वारा दे। यदि स्वयं लज्जावश स्वयं द्युति का कार्य न कर सके तो अपनी भार्या से द्युति का कार्य कराए। इस बात को कहते हैं नायक अपनी मूढ़ भोली भाली पत्नी को अपनी प्रेमिका से मिलाकर उसके साथ विश्वस्त संबंध जुड़वाकर उसी के द्वारा अपने भावों को सूचित करे और अपने काम कला कौशल को प्रदर्शित कराए तो उसे भार्या द्युति कहते हैं। उस भार्या द्युति के द्वारा नायिका के मनोभावों को जानना चाहिए, यानी अपनी पत्नी को ही अपनी दोस्त बनाकर मनोभावों को जानकर काम करना चाहिए। यदि अपनी भार्या से कार्य सिद्ध न हो तो क्या करे, इस पर कहते हैं मूक द्युति। नायक प्रेम संबंधित बातों से सर्वथा अनभिज्ञ किसी भोली भाली अल्प वयस्क लड़की या नौकरानी को खेलने आदि के बहाने नायिका के घर में भेजे। उसके साथ नायिका की जान पहचान हो जाने पर माला या कर्णपत्र में प्रेम पत्र रखकर नाखून और दांतों से निशान बनाकर भेजे। इस प्रकार कार्य करने वाली द्युति मूक द्युति कहलाती है। उसी के द्वारा नायिका का जवाब भी प्राप्त कर ले। यदि बाला से भी कार्य सिद्ध न हो तो क्या करें। बाद द्युति जो नायिका के पूर्व प्रस्तुत वृत्तांत में अभिज्ञान के लिए संबंध वचन सब लोगों के समझने के अयोग्य सांकेतिक एवं द्वैथक शब्दों में उदासीन होकर नायिका को सुनाए, उसे बाद द्युति कहते हैं। नायिका का भी उसी सांकेतिक और द्वितीयक भाषा में प्रत्युत्तर ले ले, यही उनकी विशेषता है। उसके बाद जो 3 प्रकार की द्युतियाँ कही गई है वे कौन हो सकती है, इसके विषय में कहते हैं। इस विषय में श्लोक है। इनके अतिरिक्त विधवा नारी, भविष्य बताने वाली नारी, दासी, भिक्षुकी, साज श्रृंगार करने वाली स्त्रियां शीघ्र ही सरलता से प्रवेश करके विश्वास पात्र बनकर द्युति का कार्य कर सकती है। अब संक्षेप में द्युति का कार्य बताते हैं। द्वितीय पति के प्रति घृणा करा दे और नायक के रमणीय गुणों का वर्णन करे और दूसरी स्त्रियों के सामने भी अश्लील चित्र सूरत संभोगों को दिखाएं। द्युति नायक के अनुराग और फिर रति कौशल को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करें। अनेक सुंदरी नायिकाओं द्वारा प्रार्थित नायक से नायिका विषयक दृढ़ निश्चय को कहे। उसके बाद प्रथम अधिकरण में दूत के पटुता आदि गुण बताए गए। उनमें पटुता की प्रधानता का वर्णन करते हैं। आचार्य वत्सन का कथन है कि द्युति अपने वाक्चातुर्य से असंकल्पित और दोष के कारण विगर्हित परित्याग नायक को पुनः नायिका से मिला देती है। तो ये चैप्टर ये पे कंप्लीट होता है। इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।